देखो इधर, अब चूंकि ये जो चैप्टर है 2 दिन का है हमने कहा, तो इस वजह से मार्क्स भी तो 2 दिन के जैसे ही रहेंगे। 4 मार्क्स के लिए चैप्टर है। 10 प्रिंसिपल है, 10 प्रिंसिपल पढ़ लेना है, छोटे छोटे प्रिंसिपल है 10। वो 10 प्रिंसिपल में आपका ग्रीन केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और फिर बचे वाले कुछ छोटी मोटी थ्योरीज है नैनो के बारे में, वो पढ़ लेंगे तो आपका नैनो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मतलब कि मुश्किल से बहुत हो गया तो 4 से 5 पेजेस का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर। अब इसमें देखो ग्रीन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है ग्रीन क्यों कहा गया है ना। ग्रीन जनरली किसके लिए यूज होता है, तो पॉल्यूशन फ्री, ऐसी चीज जो हमें ये बता रही है कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, इन्वायरमेंट में किसी किस्म का पॉल्यूशन ना हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री मतलब इस चैप्टर में भी जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े उनके अंदर क्या किया भाई, हमने बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किए है ना। अब वो केमिकल का इस्तेमाल करके हमने जो है कोई ना कोई प्रोडक्ट हमने यहाँ पे फॉर्म करे। जैसे कि अगर हम अमाइन का टेस्ट करना है तो हेंसबर्ग रिएजेंट का यूज करें। अब जितने भी रिएक्शन किए उसमें 2 चीजें हो रही थी, एक तो हमारा मेन प्रोडक्ट मिल रहा था, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट मिल रहा था जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे कि हम ये सोच रहे थे कि इसकी रिएक्शन जो है अगर हम इसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं, ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, क्लोरीन अंदर और H2O क्या हो रहा है बाहर, CH3 CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H2O। अब यहाँ पर जो है हम ये चाह रहे हैं भाई कि हमें जो है ये मेन प्रोडक्ट तो मिले लेकिन बाय प्रोडक्ट ना मिले। लेकिन ये रिएक्शन में कोई नुकसान नहीं, क्यों नहीं है कोई नुकसान, क्योंकि बाय प्रोडक्ट आपका वाटर है, बेनिफिट ये, कोई नुकसान है क्या, नहीं। लेकिन बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जहां पर कुछ हार्मफुल चीजें निकल रही है। यही रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, थायोनील क्लोराइड के साथ करते हैं, थायोनील क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा, सिंपल है हमारा CH3 CH2, यहाँ पर Cl तो तैयार होगा, साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, SO2 और HCl तैयार हो रहा है। यानी कि अब जो बाय प्रोडक्ट है वो थोड़े खतरनाक किस्म के, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये भी गैस खतरनाक है, HCl एसिड है, ये भी खतरनाक है। अब हमें पहले तो बाय प्रोडक्ट चाहिए नहीं था, चलो बन गया, तो अब ये नहीं चाहिए कि खतरनाक प्रोडक्ट बने। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे रिएजेंट का इस्तेमाल करें, ऐसे रिएजेंट का इस्तेमाल करें जिनसे ये बाय प्रोडक्ट या तो बने ही ना, बने भी तो ऐसे बने जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। समझ में आ रहा। तो ये हमारा मेन मोटिव है, मेन मकसद है क्या, ग्रीन केमिस्ट्री का। समझ में आया ग्रीन केमिस्ट्री का मकसद क्या है, सबसे पहले कि वेस्टेज ना हो, दूसरी चीज जो भी प्रोडक्ट बने वो एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, सेफ हो, हार्मफुल ना हो, तीसरी चीज अगर बाय प्रोडक्ट बने तो ऐसा बने जो हमारे लिए कोई नुकसान ना पहुंचाता, मतलब हमारा फायदा करे, हमारे लिए सेफ हो। तो ये मेन एकदम बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन दे दिया हमने आपको। नेक्स्ट है नैनो केमिस्ट्री। अब नैनो क्या है सर, नैनो कार के बारे में सुने, क्यों रखे उसका नाम नैनो, छोटी है। तो नैनो केमिस्ट्री मतलब किसके रिलेटेड है, छोटे चीजों के, छोटे चीजों के बारे में बयान कर रहा है। जैसे कि अगर हम इस पेन की निब को देखेंगे तो अभी तो अपने को जो है निब एकदम नोकीली नहीं दिख रही है, राउंड राउंड दिख रही है। इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे एटम होंगे उसकी वजह से इसका शेप कुछ अलग ही निकल के आएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, कंडक्टिविटी की बात करें, अगर हम कलर्स की बात करें तो मेजर लेवल पे कलर अलग दिखते हैं और माइनर लेवल पे अलग दिखते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि कॉपर, तांबा कैसा दिखता है, येलो कलर का दिखता, लेकिन उसके एटम को अगर देखेंगे तो उसके एटम का कलर रेड नजर आता है। कैसा नजर आता है, रेड, मतलब कि चेंजेस आ गए, क्या आ गए, चेंजेस आ गए। तो ये नैनो केमिस्ट्री में इसलिए भी पढ़नी है कि क्या क्या चेंजेस है, कौन से चेंजेस है देखने के लिए। सर जरूरत क्या है इतने छोटे चीजों को देखने की, अपना कर रहे क्या है, अरे बेनिफिट बहुत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के दौर में, पहले अगर अपन कुछ डाटा स्टोर कर रहे थे, पता है पहले कंप्यूटर कितने होते हैं, एक रेफ्रिजरेटर की जितना कंप्यूटर आता था डाटा स्टोर करने के लिए, वो भी ज्यादा डाटा स्टोर नहीं करता था, एक 250 या फिर 500 MB का डाटा स्टोर करता। अभी जो डाटा स्टोर कर रहे टीबी में कर रहे, टीबी बोले तो टेराबाइट,
MB बोले तो मेगाबाइट, KB बोले तो किलोबाइट। तो अभी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, अब टेराबाइट में आ रहा है। मतलब 1000 एक MB जो है, 1 MB बराबर रहता 1024 किलोबाइट के, इसके किलोबाइट के। और 1024 मेगाबाइट मिलके क्या बनता, 1 गीगाबाइट बनता। और 1024 गीगाबाइट मिलके क्या बनता, 1 टेराबाइट बनता। यानी 1024 GB फोन का जो डाटा है, जो अपन फोन लेते 256 GB का लेते, यहाँ पर 1024 GB का डाटा मतलब TB। अब ये सब जो डाटा स्टोरिंग डिवाइस क्या बहुत बड़े बड़े हैं? अगर हम देखेंगे फोन में अगर स्टोरेज फुल हो गया तो उसको मेमोरी कार्ड लगाते। कितना बड़ा मेमोरी कार्ड है, इतना सर का मेमोरी कार्ड है। क्या कर रहा है ये, 1 TB तक का डाटा स्टोर कर रहा है, 1 टेराबाइट का डाटा स्टोर कर रहा है। तो उसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे। यानी कि हमें माइक्रो लेवल पे जाके उसकी स्टडी करना जरूरी है। जो कंप्यूटर से रास्पबेरी पाई अगर देखनी, इतना सा कंप्यूटर है, इतना सा कंप्यूटर सब काम करेगा। जो अपना नॉर्मल कंप्यूटर करता है वो पूरा काम कर लेगा रास्पबेरी पाई नाम के कंप्यूटर से। तो अभी जो दुनिया जा रही है वो माइक्रो लेवल। तो इस वजह से हमें नैनो केमिस्ट्री भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी एक मेजर लेवल पे अलग होती है और माइनर लेवल पे अलग होती है देखने की। ठीक है, तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, नैनो केमिस्ट्री सेकंड हाफ मतलब सेकंड लेक्चर में देखेंगे। तो ग्रीन केमिस्ट्री, इसके कितने प्रिंसिपल है, 10 प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया आपको, देखो ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू decrease the pollution in the environment or it is used to manufacturing the क्या कहेंगे, chemicals which are less harmful for the environment। मतलब इसके अंदर हम ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, या फिर ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे जिससे कोई वेस्टेज या पॉल्यूशन निकले ही ना। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल है, देखो प्रिवेंशन ऑफ वाटर और बाय प्रोडक्ट, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। देखो पहला मेथड पूरे लिख देंगे एक एक से इनको ये कर। प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट, देखो इधर देखो दो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं बेटा। इधर एक बात है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है अपना वो है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय। मतलब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले तो वेस्ट करो ना को, ठीक है। अगर वो वेस्ट हो रहा है तो उसको ऐसी जगह यूज करो ताकि वो वेस्ट यूटिलाइज में आ जाए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, जब कोल को बर्न करते हैं बेटा, इधर कोयला जो है इंडिया में बहुत ज्यादा पैमाने पर पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट ज्यादा है, कोयले के ऊपर चलने वाले प्लांट ज्यादा है। जो करंट बिजली अपने पास आ रही है ये कोयले को जलाकर पैदा की गई। तो जब कोयले को, कार्बन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, निकलती है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा सूट भी तैयार होता। सूट मतलब कि क्या, झूठ बोला मैं, सूट बोला। अच्छा तो वो सूट समझ रहा क्या, ऐसा ना।
अच्छा, कार्बन जलाओ सूट तैयार करो। काले कलर का सूट काले कार्बन से कहाँ से आते? यहाँ तू लाइट के नीचे आ जा। कनेक्शन नहीं मिल रहा है इधर। बस वो मजाक कर रहा था, समझ गया। सूट माले तो बेटा पार्टिकल डस्ट के बारीक बारीक पार्टिकल, उसको सूट बोलते, जो हमारे लिए खतरनाक रहते। जान दे ऐश समझता, ऐश राख। अच्छा तो ऐश समझ रहा ऐश मतलब के राख। अब ये जो इसको जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम कार्बन को जब हम जला रहे हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट में ऐश निकल रहा। भैया अब ये हमें प्रोडक्ट चाहिए नहीं था, हम चाह रहे थे खाली हीट मिलना। जैसे कि हम मीथेन गैस को जलाने पर मिलती है, इथेनॉल को जलाने पर मिलती है। हम चाह रहे थे सिर्फ और सिर्फ हीट मिलना, लेकिन हीट के साथ क्या हो गया, यहाँ पर ऐश हो गया। अब ये जो ऐश बचे वाली है, ये तो क्या बन गया, हमारा वेस्ट बन गया। तो इस वेस्ट को हमें क्या करना चाहिए, खत्म करना है। तो खत्म तो नहीं कर सकते क्योंकि जलाएंगे तो ऐश तो निकलेगी। तो दूसरा क्या कर सकते, यूटिलाइज करो किसी और काम में। तो इसका काम जो है ब्रिक्स बनाने की इंडस्ट्री में होता। ब्रिक्स मतलब ईंटें, क्या बनाते, ईंटें। मतलब इसी राख को क्या में कन्वर्ट कर दी, ईंट में। तो वेस्ट तो निकला ही नहीं, फिर जो वेस्ट निकला उसकी ईंट बना के इमारत में लगा दी। समझ में आया? तो ये था पहला प्रिंसिपल, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट, कल का टाइमिंग था बतला कल से करेंगे। तो देखो एटम इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी समझते हो ना? क्या अरे पैसे नहीं है भाई, इकोनॉमी मतलब अच्छा तुम पैसे भी नहीं समझते, तुम कुछ और ही समझ, क्या समझते हो? इकोनॉमी अच्छा क्या था 10वीं? रिजवान बेटा पहले अपन उर्दू से थे, उसमें भी अपने में डायलिसिस। तो अब तुम ना वो इकोनॉमी के चक्कर में लगो जाओ, ठीक है? ये एडिट कर लेता हूँ, टेंशन मत कर। कुछ बोल रहा है ना मगर, अच्छा मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, एडिट कर ले, टेंशन। आंदो क्या भी वायरल चलिए एक मिनट इधर, ये बेटा बस। एटम इकोनॉमी मतलब कि कितने एटम अगर अपन ने यूज करे तो उन्होंने अपने को कितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाकर दे दें। जैसे कि इसको एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूँ। अभी वाली एग्जांपल ही लेते हैं। यहाँ पर CH3 CH2 OH हमने यहाँ पर लिए, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी भैया अपन ने, SOCl थायोनिल क्लोराइड के साथ हमने कर दिए, ठीक है? तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, CH3 CH2 Cl मिला, प्लस में SO2 प्लस में HCl। तो अब हमने टोटल कितना अमाउंट परसेंटेज ऑफ मैटर दिए थे उसमें से कितना जो है कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, वही रहती है एटम इकोनॉमी, ठीक है? अभी कैसा निकालेंगे देखो, मास के हिसाब से, वेट के हिसाब से निकालना। आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन कितने नंबर पे है, 6। तो इसका वजन हमें पता है, उसका डबल करने पे मिलता है मतलब 12। ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8। तो हमें पता है ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। सल्फर कितने पे है, 32। सल्फर कितने पे, 32। तो उसका वजन क्या होगा, 64 इसका मास होगा। और कोई है क्या इसमें, क्लोरीन कितने नंबर पे, 17। उसका मास रहता 35.5 रहता, लेकिन अब 35 ले, ठीक है? हाँ 34 नहीं रहता। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल पहले नंबर पे है, उसका वजन कितना है, 1। कितना है, 1। हमें पता है ना भाई, जब भी हम वेट निकालते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं। हाइड्रोजन पहले नंबर पे तो उसका 1 प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए वजन नहीं की रहा। कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है, तो 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 और 6 12, इसका वजन कितना हो गया, 12 हो गया। ऑक्सीजन 16 पे है, तो प्रोटॉन भी 16, न्यूट्रॉन भी 16, तो सॉरी ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है, तो प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी 8, 8 और 8 इसका वजन कितना होगा, 16। समझ में आया? वजन जो निकलता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन निकलता।
बस अब वजन के हिसाब से रख दो। सबसे पहले मैं इसका वजन निकाल रहा हूँ, CH3 CH2 OH। काम करते लिखते परसेंटेज इकोनॉमी मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें क्या मिल जाएगा अपना परसेंटेज। रिएक्टेंट में कौन कौन थे उनको लिख दो, जो रिएक्टेंट में थे उनको लिख देना है ना। किसका लेंगे भी बताओ, मास किसका, C2H5OH का, प्लस में मास किसका, SOCl2 का। प्रोडक्ट क्या बना हमारा, ये वाला C2H5Cl, यानी कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, मास ऑफ C2H5Cl। समझ रहे। रिएक्टेंट को नीचे लिख देना, प्रोडक्ट में जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था उसको कहाँ लिख देना, ऊपर। ऐसे ही करते ना, टोटल जो मास है उसको कहाँ लिखते, नीचे, उसमें से तुमको जितने मिले वो कहाँ लिखते, ऊपर। मल्टीप्लाई करते किससे, 100 से, तो इससे आपका परसेंटेज निकल जाता है कि क्या लेवल था आपका। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर नीचे देखो क्या है, C2H5 मतलब 2 कार्बन 5 और 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो कार्बन का मास यहाँ ही लिखता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। देखो कार्बन का मास कितना रहता, 12 इंटू कितने कार्बन है 2, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 5, प्लस कुछ है क्या, ये Cl। तो क्लोरीन कितने नंबर पे, सॉरी क्लोरीन का मास कितना है 35, कितना है 30, ये ऊपर आ गया। डिवाइड बाय प्रोडक्ट में देखो कार्बन का मास कितना है 12, कितने कार्बन है 2, प्लस हाइड्रोजन का मास है 1, कितने हाइड्रोजन है 5 और 1 6, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, प्लस सल्फर का मास कितना है 64, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, प्लस क्लोरीन का मास 35, कितने क्लोरीन है 2, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेने का पूरा क्या है, देखो यहाँ पर 12 दूनी 24 और 1 25, 25 और 5 30, 30 और 30 60 और 5 24, अच्छा 24 और 5 32, 32 और 35 30 और 30 60 64 है कि नहीं 64। तो यहाँ पर ऊपर कितना आगा 64। डिवाइड में देखो यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 60 कितने होते हैं 110, 110 और 10 110 और 120, 120 130 140 150, 150 और 11 करो 161, 61 नहीं है मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई करो, गलतियां हो जा रही है जी। 12 दूनी 24, यहाँ पर 6 6 प्लस में 16, प्लस में क्या है यहाँ पर 64 16 64 16 70 यही है। चलो प्लस कर दो सब 64 ऊपर, ये हो गया 30 है ना, और ये 60 और 10 कितने होते हैं 70 80 हो गए, ये 80 प्लस 30 110, 110 और 70 180, 190 और 6 196, यानी 196 इनटू में क्या आया 100। ठीक है, अब इनको क्या करने का, डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का 100 से, तो हमें परसेंटेज इकोनॉमी मिलेगी कितना परसेंटेज। अब उतना कहाँ लेके खेलते, छोटे बच्चे तो है ही नहीं लेके खेलने को, तो अपने पास है देखो बड़े बच्चों वाली चीज, वो है 64 को डिवाइड कर रहे किससे से 196 थे, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.3265, इसको इनटू से कर दो 100, तो परसेंटेज इकोनॉमी 32%। यानी कि ये जो हमने रिएक्शन करे सिर्फ 32% यूटिलाइज हुआ, यानी ये रिएक्शन हमारी फायदेमंद नहीं, क्या नहीं है फायदेमंद नहीं।
क्योंकि इसमें ज्यादातर हमारे जो एटम है वो बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे। मेजर जो बड़े बड़े एटम है वो क्या में कन्वर्ट हो रहे, बाई प्रोडक्ट में, और मेजर हमें कैसा मिल रहा, कम मिल रहा, यानी कि जितना हमें चाहिए था बेनिफिट उतना बेनिफिट हमसे नहीं हुआ, तो ये रिएक्शन का यूटिलाइज करने का नहीं है। तो ये रहता परसेंटेज इकोनॉमी, जिसके जरिए से हम निकाल सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हमारे लिए फिजिबल है, सूटेबल है, और कौन सी रिएक्शन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। कुछ मुश्किल आपके समझ में आ गया परसेंटेज इकोनॉमी? क्या नाम है, फाजिल, समझा? देखो क्या करना, जो रिएक्टेंट है उसको कहाँ लिखना, नीचे, और जो अपना मेन प्रोडक्ट है उसको कहाँ लिखना, ऊपर। इनका वजन निकाल के खाली रख दे, ठीक है। देन मल्टीप्लाई किसे करने का, 100, ठीक है। लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस है नेक्स्ट, ठीक है। कल के लेक्चर में देखिए, बहुत थ्योरी हो जाएगा।